हेलो एवरीवन। इस वीडियो के माध्यम से हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को समझने की कोशिश करेंगे। ओके, तो अगर हम सबसे पहले बात करें, सपोज़ करें यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट हैं। एक ऑब्जेक्ट को हमने मान लिया ए और एक ऑब्जेक्ट को हमने मान लिया बी। अब ये दो ऑब्जेक्ट हैं जो कि इस साइड में चल रहे हैं, यानी मोशन में है। तो अगर ये मोशन में है तो हम ये कह लें कि इनकी जो वेलोसिटी है वो यू ए और दूसरे वाले की वेलोसिटी यू बी है। अगर मैं आपको एक कंडीशन बोलूँ कि यू ए जो है वो यू बी से ज़्यादा है, यानी इसकी यू ए की वेलोसिटी ज़्यादा है यू बी से, तो क्या होगा, ये थोड़ी देर बाद आपस में टकरा जाएंगे। तो मान लेते हैं कि ये थोड़ी दूर यहाँ तक चलने के बाद यहाँ पे आके आपस में टकरा गए। टकराने के समय हम ये कह सकते हैं कि ये ऑब्जेक्ट ए और बी आपस में जब टकरा गए तो ऑब्जेक्ट ए जो है वो बी पर एक फोर्स अप्लाई करेगा जिसे हम बोलेंगे एफ ए बी। ठीक है। अब सेम टाइम पे ऑब्जेक्ट बी जो है वो ए पर एक फोर्स अप्लाई करेगा लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, तो इसको हम बोलेंगे एफ बी ए। ठीक है। टकराने के बाद ये दोनों ऑब्जेक्ट फिर अपने आगे मोशन में चले जाते हैं। अब ये जब टकराने के बाद आगे मोशन में गए तो मान लेते हैं इस बार इनकी वेलोसिटी है वी ए और सेकेंड वाले की वेलोसिटी है वी बी। ऐसा क्यों हमने मान लिया? क्योंकि आपको पता है कि टक्कर होने के बाद इनकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। तो वेलोसिटी पहले कुछ और रही होगी और जो टकराने के बाद जो है इनकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, तो वो हमने वी ए और वी बी एज्यूम कर लिया। अब अगर हम मान लेते हैं इनका मास जो है वो एम ए और एम बी है, तो मास टक्कर के समय भी यही रहेगा और टकराने के बाद भी मास जो है इनका एम ए और एम बी ही रहेगा, यानी मास में कोई फ़र्क नहीं होता है। ये तो हम सबको पता ही है। इसके बाद अगर मैं आपको बोलूं कि इस पहले वाले ऑब्जेक्ट को अगर हम ध्यान से देखें और अगर मैं इसके बारे में आपसे पूछूं इसका मोमेंटम अभी क्या है, तो आप बोलोगे इसका मोमेंटम क्या होगा, यानी पी मोमेंटम जो है उसका ए ऑब्जेक्ट के लिए पहले की कंडीशन को हम 1 मान लेते हैं और टक्कर के बाद इसका मोमेंटम यहाँ पे निकालेंगे तो इसको हम बोल देंगे पी पहले ऑब्जेक्ट के लिए, लेकिन इसको 2 मान लेते हैं। ठीक है। तो इसका मोमेंटम अभी क्या है, तो मोमेंटम आपको पता है मास इनटू वेलोसिटी होता है। तो इस समय इसका मास एम ए और वेलोसिटी है यू ए। ठीक है। टक्कर होने के बाद इसका मोमेंटम क्या है, तो टक्कर होने के बाद इसका मोमेंटम है एम ए, क्योंकि मास तो सेम ही रहेगा, वो चेंज नहीं होता, और वेलोसिटी क्या है वी ए। ठीक है। अब अगर यहाँ से हम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम निकालने की कोशिश करें तो ये क्या हो जाएगा, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हो जाएगा पी ए टू माइनस पी ए वन, यानी बाद वाले मोमेंटम में पहले वाले मोमेंटम को अगर हम माइनस कर देंगे तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम निकल आएगा। यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान देना, ये जो कोलिजन हुआ था ये टी समय के लिए हुआ था। ठीक है। अगर इसका टाइम टी है, क्योंकि हम रेट निकालेंगे तो उसको टाइम के रिस्पेक्ट में निकालना पड़ता है। ठीक है। अब इसके बाद अगर हम इसको और ज़्यादा डीपली थोड़ा सॉल्व करके देखें तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पी ए टू की वैल्यू क्या है, यहाँ पे है एम ए वी ए माइनस पी ए वन की वैल्यू है एम ए यू ए। और हमें पता है हम इसका रेट निकाल रहे हैं, तो रेट के लिए हमें इसको किससे डिवाइड करना पड़ेगा, टी से, यानी जितने टाइम के लिए टक्कर हुआ है उससे डिवाइड कर देंगे तो इसका रेट निकल आएगा। यहाँ से अगर हम इसको और ज़्यादा सिंप्लीफाई करके लिखें तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ से m कॉमन हो जाएगा, एम ए चूँकि दोनों में है, और ये हो जाएगा वी ए माइनस यू ए अपॉन टी। ठीक है। और ये किसके बराबर होता है, ये हमने देखा था सेकंड लॉ में, ये फोर्स के बराबर होता है। और कौन सा फोर्स इसमें लग रहा है, तो ये इसमें इस साइड से लग रहा है एफ ए बी, तो ये एफ ए बी के बराबर हो जाएगा, यानी अप्लाइड फोर्स के बराबर ये हमारा आ गया। ठीक है। अब इसी तरह अगर हम सेकंड वाली कंडीशन के लिए निकालें तो हम ये कह सकते हैं एफ बी ए, यानी ये जो दूसरा वाला फोर्स है ये क्या हो जाएगा, ये भी ऐसा ही हो जाएगा, बट इसमें क्या है, इसका मास जो है सेकंड ऑब्जेक्ट का मास क्या है एम बी, तो यहाँ पे एम बी आ जाएगा, और इसकी वेलोसिटी है वी बी माइनस यू बी। ठीक है। अपॉन टाइम जो है वो टी ही रहेगा, क्योंकि इसका कोलिजन टी समय के लिए हुआ था। ओके। तो ये हमारे दो फोर्सेस आ गए। अब हम यहाँ से एक सिंपल वे में कह सकते हैं, न्यूटन के थर्ड लॉ से हमें पता है ये दोनों ही फोर्सेस आपस में बराबर होते हैं मैग्नीट्यूड में, बस इनकी डायरेक्शन अलग अलग होती है। अगर हम इन दोनों को आपस में बराबर कर दें तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, एफ
ए बी इज इक्वल टू एफ बी ए। बस कंडीशन ये होगी कि ये अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, इसलिए ये फोर्स माइनस में आ जाएगा। ठीक है, तो हमने सेकंड वाले फोर्स को माइनस में ले लिया क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। ठीक है, अब इसमें इसकी वैल्यू हम पुट कर देते हैं, तो इसकी वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा एम ए वी ए माइनस यू ए अपॉन टी इज इक्वल टू माइनस एम बी वी बी माइनस यू बी अपॉन टी। यहाँ से अगर इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो टी से टी सीधे सीधे कैंसिल हो जाएगा, और उसके बाद और सिंप्लीफाई करेंगे, इसका माइनस ओपन करेंगे और इसका भी ब्रैकेट ओपन कर लेंगे, तो ये हो जाएगा एम ए वी ए माइनस एम ए यू ए इज इक्वल टू माइनस एम बी वी बी प्लस एम बी यू बी। ठीक है, अगर इसको हम और ज़्यादा सिंप्लीफाई करके लिखें तो हम ये लिख सकते हैं एम ए यू ए प्लस एम बी यू बी इज इक्वल टू हो जाएगा एम ए वी ए प्लस एम बी वी बी। यानी यहाँ से हमें एक चीज़ पता चली कि पहले वाले ऑब्जेक्ट का जो मोमेंटम था उसमें अगर हम सेकंड वाले ऑब्जेक्ट का मोमेंटम ऐड कर दें, यानी इस जो कोलिजन हुआ है, कोलिजन से पहले का जो भी मोमेंटम था इसको अगर हम आपस में ऐड कर दें तो आफ्टर कोलिजन जो मोमेंटम होगा उसके बराबर हो जाएगा। यानी यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि इनका जो पहले एम ए यू ए प्लस एम बी यू बी यानी जो पहले इनका मोमेंटम था उनका एडिशन आफ्टर कोलिजन जो भी इनका मोमेंटम है उसके एडिशन के बराबर है। यानी यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि ये जो कोलिजन हुआ है उसके बाद भी इनका मोमेंटम में कोई चेंजेस नहीं आ रहे, पहले भी इनका सम ऑफ मोमेंटम सेम था और आफ्टर कोलिजन भी सम ऑफ मोमेंटम सेम है। इसी लॉ को हम कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ओके, अब इस लॉ में कुछ खास पॉइंट हैं, उन्हें भी हमें ध्यान देना होगा। सबसे पहला तो है द टोटल मोमेंटम ऑफ द टू बॉल्स रिमेन अनचेंज्ड, यानी कि इन दोनों बॉल्स का जो टोटल मोमेंटम होता है वो अनचेंज रहेगा, यानी पहले जो था टोटल वही बाद में रहेगा। ये तो अभी हम प्रूव ही कर चुके हैं। और इसका कंक्लूजन क्या होगा, तो कंक्लूजन हम ये कह सकते हैं द सम ऑफ मोमेंटा, मोमेंटा मतलब मोमेंटम का प्लूरल, यानी कि दोनों का एडिशन मोमेंटम का जो हो जाएगा उसको हम सम ऑफ मोमेंटा कह देते हैं। तो द सम ऑफ मोमेंटा ऑफ टू ऑब्जेक्ट बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू द सम ऑफ मोमेंटा आफ्टर कोलिजन प्रोवाइडेड देयर इज नो एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स एक्टिंग ऑन देम। यानी कि सम ऑफ मोमेंटम जो पहले होगा कोलिजन से पहले वही सम ऑफ मोमेंटम कोलिजन के बाद भी होगा अगर इसमें कोई एडिशनल फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है। अगर कोई एडिशनल फोर्स इसमें काम नहीं कर रहा है तो दिस इज़ नोन एज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इसी को हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का लॉ कहते हैं। आई होप अब आपको ये पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। ओके।